इसमें जैसे हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द। संज्ञा आता है विकारी शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारे किस में आते हैं? विकारी शब्दों में। तो हम पढ़ेंगे उसी में से प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद में से विकारी शब्द में संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रिया विद्यालय जाती है, तो यहाँ रिया और विद्यालय, तो रिया तो नाम हो गया किसी व्यक्ति का और विद्यालय किसी स्थान का नाम हो गया, तो इसे हम दोनों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। आगे जैसे व्यक्ति में कौन होता है? जैसे राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु में पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव में अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान में गांव, शहर, दिल्ली और फिर आगरा। ये सारे किस में आते हैं? हमारे संज्ञा में आते हैं। यहाँ संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका कोई भेद नहीं होता, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद हो जाते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक, और भाववाचक का कोई भेद नहीं होता है। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ये विशेष व्यक्ति हैं, तो इन विशेष व्यक्ति को बताने वाली जो संज्ञा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी क्या है? वस्तु है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? कामायनी। तो ये क्या हो गई अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ये ताजमहल और आगरा क्या हो गए? निश्चित स्थान हो गए। तो ये होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है, अब यहाँ लड़का तो लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध कराया है यहाँ पर, क्योंकि अगर लड़के का नाम दिया जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ हमारे लिए लड़का दिया जा रहा है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, उसकी संपूर्ण जाति हो सकती है, तो यहाँ क्या हुई? ये जातिवाचक संज्ञा। मेरा विद्यालय घर के पास ही है, अब यहाँ विद्यालय शब्द दिया गया है, स्थान बताया है, तो ये विद्यालय है, तो विद्यालय शब्द अगर नाम दिया जाता किसी विद्यालय का तो किस में आता? व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ हमें नाम नहीं दिया गया है तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हमें रोजाना फल खाने चाहिए, तो यहाँ जो फल है तो फल किस में आएगा? जातिवाचक में। लेकिन अगर फल का नाम दिया गया होता, चीकू, केला नाम दिया गया होता तो किस में आता? व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन हमें यहाँ फल दिया गया है तो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही हैं। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, अब यहाँ ये विभीषण शब्द जो दिया गया है, नाम दिया गया है, वो रावण के भाई का नाम था विभीषण, लेकिन यहाँ विभीषण उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में, उसके गुण के हिसाब से उस नाम को बताया जा रहा है।
किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, विभीषणों के लिए। तो यहाँ विभीषण का मतलब है विश्वासघाती से, तो उसे हम किस में लेकर आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। आगे, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। तो सूरदास का मतलब होता है, वैसे तो ये कवि हैं, लेकिन यहाँ सूरदास का मतलब किससे आया? अंधे व्यक्ति से। आगे है इसमें जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती हैं, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अब यहाँ नेताजी से हमें समझ में आता है सुभाष चंद्र बोस। वैसे नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमें यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से, इस वाक्य के हिसाब से किसमें प्रयोग में लाना है? इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, क्योंकि यहाँ सुभाष चंद्र बोस से तात्पर्य है। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी शब्द से यहाँ हमें ध्यान आता है पंडित जी का, पंडित जी अपने जवाहरलाल नेहरू, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे हमारे जातिवाचक संज्ञा में आपके जो बुक है उसमें जातिवाचक संज्ञा के भेद नहीं देकर रखे हैं, लेकिन ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोने से भी हम क्या करते हैं? चीज़ें बना लेते हैं, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी के भी आभूषण बनते हैं, पीतल के भी बनते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। मिट्टी को भी हम अलग अलग आकार देके अलग अलग तरह के बर्तन या फिर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लकड़ी और फिर दूध, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिससे किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो जाता है या फिर जिसे मापा तोला जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सारे लोगों को मिलके, जैसे घर में माँ, पिता, भाई, बहन, भाभी, चाचा, चाची सभी लोग होते हैं, सबको अलग अलग ना बोल के हम सबके लिए परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो किस में आता है? समूहवाचक में। कक्षा, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं, उन सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम सब उन सबको हम एक साथ अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कक्षा। सेना, सेना भी उसी का उदाहरण है, दल, जनता, भीड़ आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, सैनिकों स्वयं सेवकों का जत्था, गायकों की मंडली होती है, भेड़ों का झुंड होता है, नक्षत्रों का मंडल होता है, कागज़ का दस्ता होता है, चोरों का गिरोह होता है, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ होता है, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल होता है। तो इन्हें हम नहीं बदल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे बुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमें जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना है तो क्या हो गया? बुराइयाँ। बुराइयाँ मतलब बहुत सारी बुराइयाँ, बुराई मतलब एक ही बुराई। यहाँ दूरी या फिर यहाँ भाववाचक में हो गया दूरी, लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूरियाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि। अब भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार से शब्दों से बनाई जा सकती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमें जब भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या बन जाएगा? मनुष्यता। देव, देव जातिवाचक है, लेकिन जब भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? देवत्व। मजदूरी, मजदूरी यहाँ संज्ञा है हमारी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम जब इसे
भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मजदूरी। आगे शिशु, शिशु हमारा क्या है? जातिवाचक है, लेकिन जब भाववाचक बनाया तो क्या बन गया? शैशव। मित्र का मित्रता, नेता का नेतृत्व। आगे चोर का चोरी। तो अब आगे देखते हैं हम सर्वनाम से। सर्वनाम से जब हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो स्व का स्वत्व हो जाएगा, निज का निजता हो जाएगा, अपना का अपनापन हो जाता है और मम का ममत्व हो जाता है। तो इस तरह से बनाते हैं हम सर्वनाम से अपनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? चौड़ा से चौड़ाई, आई प्रत्यय लगा है इसमें। वीर से वीरता, ता प्रत्यय लगा दिया। चालाक से चालाकी, ई प्रत्यय लगा। विद्वान से विद्वता बन गया। गहरा से गहराई बना है। लघु से लघुता बना दिया। खट्टा से खटास बना दिया है और आलसी से आलस्य बनाया है। तो ये बने हैं हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? लिखना से लिखाई, लिखना अपना क्रिया है, से बन गया लिखाई। दिखाना से दिखावट, बहना से बहाव, सींचना से सिंचाई, थकना से थकावट और चलना से चाल। आगे अव्ययों से कैसे बनाते हैं? जो अव्यय हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे दूर से दूरी बना दिया, अव्यय है हमारा दूर, लेकिन हमने जब इसे भाववाचक संज्ञा बनाया तो क्या बन गया? दूरी। धिक से धिक्कार बनाया हमने और निकट से निकटता बनाया। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा का हमने यहाँ पर प्रयोग आपको बताया। आगे गृह कार्य में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषाएं याद कीजिए। इन तीनों की आपको परिभाषाएं याद करनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है।